आंसर आपको मेरे साथ नोटबुक में बनाना है बच्चों। चल हेडिंग दो अपनी नोटबुक में, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डीएमयू, शॉर्ट में लिख सकते हो डीएमयू विथ अजम्पशन और एक्सेप्शन। सब लोग हेडिंग देंगे अपने नोटबुक में जल्दी से। चलो शुरू करें। इसके आंसर को 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मींस मैंने बोला लॉन्ग आंसर है, नियर अबाउट 2 to 3 पेजेस जाते हैं बच्चों इसको लिखने में, 8 या 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहला पार्ट ऑफ योर आंसर विल बी इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको लॉ ऑफ डीएमयू का इंट्रोडक्शन लिखना है। फिलहाल अभी मत लिखो, पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो, जब मैं बोलूंगा लिखने के लिए तब लिखना बच्चों। सुना अभी क्या बोलता है। एक इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम है प्रोफेसर गोसेन, GOSSEN। आप पैराग्राफ का पहला लाइन देख सकते हो। प्रोफेसर गोसेन डिस्कस्ड और आई कैन से पॉइंटेड आउट फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डीएम। इस लॉ को सबसे पहले पॉइंट आउट किया था, उसका पूरा नाम होता है H गोसेन। यहां पर लिखा नहीं है, वो सिर्फ प्रोफेसर गोसेन लिखा है। एक्चुअली ओल्ड टेक्स्ट बुक में ऐसा था, प्रोफेसर H गोसेन। तो H गोसेन वाज द फर्स्ट पर्सन हु गिवन बर्थ टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डीएम। लेकिन सर इसको जन्म किसने और दिया और इसका पालन पोषण किसने और किया, समझो इस लॉ का। Therefore, credit of giving birth to this law of DMU goes to प्रोफेसर गोसेन। बट इस लॉ को पॉपुलराइज करवाया अल्फ्रेड मार्शल ने। इस लॉ को पॉपुलर करवाया अल्फ्रेड मार्शल ने अपने बुक में लिखकर। अल्फ्रेड मार्शल का एक बुक है, रेफरेंस बुक है, आज भी मिलता है बच्चों। आप प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स नाम का एक बुक है which is written by डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। उसको पूरा ऐसा बुलाते हैं डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। वो बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पब्लिश हुआ था 1890 में। उस बुक में अल्फ्रेड मार्शल ने मेंशन्ड किया कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसका बोलना ऐसा है कि ये जो लॉ ऑफ डीएमयू है ना, दिस इज अ बेसिक लॉ ऑफ कंजम्पशन। दिस इज अ बेसिक लॉ ऑफ कंजम्पशन। बेसिक मतलब, अरे बेसिक मतलब हर कॉमन मैन ये लॉ फॉलो करता है। मैंने जो एग्जांपल दिया आपको एप्पल का, चपाती का, सर एवरी कॉमन मैन फॉलोज दैट थिंग। अगर हम खाना खाने को बैठे तो सर एवरी कंजम्पशन गिव्स अस लेस यूटिलिटी एज मोर वी कंज्यूम्स। मैंने क्या बोला, जैसे जैसे मैं ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करूंगा वैसा मेरा यूटिलिटी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। दिस इज अ लाइन विच इज सेड बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। और इस पूरे लॉ में बस मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात करता है। आपको इंट्रोडक्शन में यही लिखना है। चलो देखता हूं क्या उधर लिखा है बच्चों, ध्यान देंगे सब लोग। दिस लॉ वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गोसेन बट वाज डिस्कस्ड इन डिटेल by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics published in 1890। आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि ऐसा ही लाइन होना चाहिए। थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के सेंटेंस इधर उधर कर दिया चलेगा। नेक्स्ट, सेकंड पैराग्राफ सेज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। मैंने बोला दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू कॉमन मैन। जरूरी नहीं कि इंडिया के लोग ही खाएंगे तो सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। तो पूरे यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जा, वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जा, आपको ये लॉ उसके ऊपर अप्लाई करते हुए दिखाई देगा। हर कॉमन मैन पे ये लॉ अप्लाई होता है। दैट्स व्हाई इट इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। इट इज बेस्ड ऑन कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर। सही बात है, कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर पे बेस्ड है। दैट यूटिलिटी डिराइव्ड, जो यूटिलिटी हमको मिलता है, डिमिनिश होता है, कम होता है विद द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी बोलो तो क्षमता। अगर मेरी अर्जेंसी जैसे जैसे कम होती जाएगी, यूटिलिटी भी कम होता जाएगा। दिस इज अ बेसिक लाइन जो आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। क्लियर? चलो बच्चों सब लोग इसको फटाफट लिख के लेंगे अपने नोटबुक में। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ को मैं रीड करता हूं। Statement of the law is just like a definition. We cannot compromise even with a single word from this paragraph.
हम लोग इस पैराग्राफ के एक वर्ड से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इधर उधर नहीं करने का. दिस इज अ सेंटेंस विच इज गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल फॉर लॉ ऑफ डीएमयू. एक्चुअली जब मैं वो पैराग्राफ आपको पढ़ूंगा, जहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहा है, जहां इन्वर्टेड कॉमा एंड हो रहा है ना, वो एक डेफिनेशन की तरह आपको बाय हार्ट करके लिखना है. तो सेकेंड पार्ट ऑफ आवर आंसर इज स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. ठीक है, चलो देखते हैं प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने लाइन क्या बोला. एक्चुअली दिस लाइन विल गोइंग टू इंडिकेट मीनिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. क्या बोलता है देखो, इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा है उसको पढ़ता हूं. अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. सर ये अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का मतलब, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का मतलब मैं जो बोल रहा हूं, यानी अल्फ्रेड मार्शल जो बोल रहा है, बस वही सुनो, बाकी चीजों को इग्नोर करो. बाकी चीजों को मतलब, फॉर एग्जाम्पल सर आप हमको क्या बोले, कंज्यूम चपाती नंबर 1, चपाती नंबर 2, चपाती नंबर 3. लेकिन सर मैं तो चपाती के साथ साथ भाजी भी, सब्जी भी कंज्यूम करता हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा अचार का मजा भी लेता हूँ, पापड़ का मजा भी लेता हूँ. तो हाउ कैन आई से दैट यूटिलिटी विच आई गॉट 10 दैट इज फ्रॉम ओनली सिंगल यूनिट ऑफ चपाती. वो बेनिफिट तो मेरे को सब्जी कंज्यूम करने से भी आया रहेगा, वाटर कंज्यूम करने से भी आया रहेगा, साथ में पापड़ अचार कंज्यूम करने से भी आया रहेगा. अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलता है, देख भाई बाकी चीजों को साइड में रख, मैं जो बोल रहा हूं बस वही सुन. इसलिए उसने पहले ही लाइन रख दिया, अदर थिंग्स बीइंग रिमेनिंग कांस्टेंट. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट पहले ही बोल दिया, बाकी चीजों को कांस्टेंट रखो, उसके बारे में मत सोचो. चलो अब आगे बढ़ते हैं. एडिशनल बेनिफिट which a person derives from a given increase in his stock of a thing, कॉमा के बाद एडिशनल बेनिफिट which a person derives, जो एक इंसान को मिलता है एडिशनल बेनिफिट फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन अ स्टॉक ऑफ अ थिंग. लेकिन कब मिलता है, जब उसके पास वो चीज का स्टॉक बढ़ते जाता है. थिंग कुछ भी हो सकता है. आई हैव गिवन एग्जांपल ऑफ चपाती, but in textbook it is given as apple. We can consider any example. इसीलिए उन्होंने क्या बोला, स्टॉक, स्टॉक वर्ड यूज किया ऑफ अ थिंग. कॉमा करके आगे क्या लिखा, डिमिनिशस, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, मार्जिनल यूटिलिटी, वो डिमिनिश होता है, कम होता है. कब कम होता है, विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज, जो उसके पास पहले से है. वही चीजों का स्टॉक जब बढ़ता जाएगा, लेकिन एडिशनल बेनिफिट जो है वो डिमिनिश होता जाएगा. दिस विच वांट टू बी अ पॉइंट ऑफ अवर मार्जिनल यूटिलिटी. अपने मार्जिनल यूटिलिटी का यही पॉइंट है. एंड दिस सेंटेंस स्टेटमेंट इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल. इन्वर्टेड कॉमा जहां से शुरू हुआ, जहां पर खत्म हो रहा है, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का, जैसा है वैसा लाइन लिखने का. फिर से सुनना, other things remaining constant, additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in a stock that he already has. इसको बायहार्ट करो, रट्टा मारो, घुमा फिरा के इसका मीनिंग वही है कि जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो बेनिफिट कम होगा, एडिशनल बेनिफिट. ये जितना मैंने इन्वर्टेड कॉमा में पढ़ा, दिस शुड बी प्रेजेंटेड लाइक अ डेफिनेशन. सेकंड पैराग्राफ, in other words, marginal utility that any consumer derives from successive बोलो तो एक के बाद एक units of a particular commodity goes on diminishing, कम होते जाता है, as his oblique her total consumption of that commodity increases. जैसे कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, एडिशनल बेनिफिट कम होता जाएगा. In short, more of things you have, less you want to have more of it. एकदम मस्त लाइन है बच्चों. More of a thing you have, मेरे पास 7 एप्पल्स है, 7 एप्पल्स मैंने कंज्यूम किया. Less you want to have more of it, मतलब 8वां एप्पल अगर मैं आपको दूं, उससे यूटिलिटी बहुत कम मिलेगा.
ये लाइन ऐसे समझाता है, मोर ऑफ अ थिंग यू हैव, आपके पास जो ज्यादा चीजें हैं, अगर आप उसको और अपने पास लाना चाहोगे तो आपका बेनिफिट क्या होगा, कम होगा. दिस इज अ लाइन विच दैट पर्टिकुलर सेंटेंस वांट्स टू एक्सप्लेन. क्लियर? ये कंप्लीट हुआ स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. फटाफट लिख के लो इसको अपने नोटबुक में, जल्दी से लिख के लो. 2 पैराग्राफ बनाना है. पहला पैराग्राफ स्टेटमेंट होगा अकॉर्डिंग टू द अल्फ्रेड मार्शल. सेकेंड पैराग्राफ में उसी स्टेटमेंट को थोड़ा सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन किया जा रहा है. डू इट फास्ट. एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ. लॉ ऑफ डीएमई को एक्सप्लेन किया जाता है 2 तरीके से, वाया शेड्यूल और वाया ग्राफ. शेड्यूल एंड ग्राफ दोनों. पहले शेड्यूल, शेड्यूल मतलब टेबल, वही टेबल जो हमने पहले बनाया था बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू में. खाली टीयू का फिगर हटा दो उसमें से, सिंस वी आर डीलिंग विद लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ओनली. तो वही टेबल जो हमने पहले बनाया था ना, उसमें से टीयू का फिगर हटा देने का, उसमें से टीयू का फिगर हटा देने का. तो मैं शेड्यूल में एक टेबल बनाऊंगा. टेबल विल गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ यूनिट ऑफ एक्स. आप एक्स एप्पल लिख सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक्स लिखना है. यूनिट्स ऑफ एप्पल 1 2 3 4 5 6 7. इफ यू वांट यू कैन एक्सटेंड अप टू 8 आल्सो. नहीं, 7 तक चलेगा बस. मार्जिनल यूटिलिटी 10 8 6 4 2 0 -2. कोई नई बात नहीं है आपके लिए. उसके बाद शेड्यूल के नीचे ये लाइन लिखने का, टेबल के नीचे ये लाइन लिखने का. क्या बोलता है? टेबल शोज दैट मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, कम होते रहता है, विथ इंक्रीज इन कंजम्पशन. फर्दर इट बिकम 0 एंड देन नेगेटिव. मतलब पैराग्राफ में ऐसा बोलने का कि ऊपर का टेबल बताता है एज यूनिट ऑफ कंजम्पशन इंक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता है, एक लेवल पे जाकर 0 होता है और उसके बाद नेगेटिव होता है. जो मैंने हिंदी में बोला उसको उन्होंने सेंटेंस में लिखा हुआ है. ठीक है. बी पार्ट. बी पार्ट में ग्राफ बनाया जाएगा बच्चों, बट जरा ग्राफ पे ध्यान दो. टीयू कर्व नहीं बनाने का, टीयू कर्व नहीं बनाने का. आई विल गोइंग टू प्रेजेंट ओनली एमयू कर्व. तो ऑन वाई एक्सिस आई विल गोइंग टू कीप अ गैप ऑफ ओनली 2 यूनिट्स. सर क्यों ऐसा कर रहे हो, 4 का क्यों नहीं रख रहे हो? पहले 4 का बताया. वो 4 का कब रखने का? जब मेरे को टीयू भी बताना होगा. बट सिंस आई हैव टू रिप्रेजेंट ओनली मार्जिनल यूटिलिटी, तो मैं 2 का गैप रखता हूं. 0 2 4 6 8 10. और आपके लेफ्ट में टेबल है, टी कितना था? 10. तो इंटरसेक्शन पॉइंट बच्चों पहला वाला, फिर दूसरा 8 पे, तीसरा वाला 6 पे, फोर्थ वाला 4 पे, फिफ्थ वाला 2 पे, सिक्स्थ वाला 0 पे, सेवेंथ वाला -2 पे. तो आफ्टर ज्वाइनिंग ऑल दीज पॉइंट, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद मुझे एक एमयू कर्व दिखाई दे रहा है विच इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग. जैसे ग्राफ बनाओगे एक्सप्लेन करने के लिए, क्या होता है देखो पैराग्राफ. इट्स इन सिंपल सेंटेंस आल्सो यू कैन एक्सप्लेन इट. मतलब कमेंट्री करना है आपको, कमेंट्री करना है. ग्राफ देख के कमेंट्री करना है. क्या कमेंट्री करूंगा मैं? देखो क्या लिखा है उधर. इन दी अबव डायग्राम द यूनिट्स ऑफ एक्स. अगर आप एप्पल लिखे हो तो इधर एप्पल लिखना. यूनिट्स ऑफ एप्पल आर मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस, मार्जिनल यूटिलिटीज मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस. वेरियस पॉइंट्स ऑफ एमयू आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ एज पर गिवन शेड्यूल. शेड्यूल बोलो तो टेबल को देखकर. व्हेन वी locus of all the points is joined, जब हमने सभी पॉइंट्स को ज्वाइन किया, mu curve is derived. derived वर्ड का मतलब हमने mu curve पाया. mu curve slopes downward from left to right. mu curve downward हो रहा है from left to right, which shows that mu goes on diminishing with every successive increase in consumption of a commodity. When mu becomes 0, mu curve intercepts the x axis. जब mu 0 बनता है तो mu कर्व x एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट होता है. फर्दर कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी. इसके आगे मैं अगर और कंजम्पशन करूंगा तो इट ब्रिंग्स डिस यूटिलिटी. डिस यूटिलिटी बोले तो नेगेटिव यूटिलिटी, विच इज शोन बाय शेडेड पोर्शन इन द डायग्राम. बच्चों वो शेडेड करके दिखाने का.
एक्स के बाद जहां तक आपका एमयू कर्व गया है उसको शेड करने का, that will going to indicate this utility, that is called as a negative utility. Clear? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सुनना बच्चों, फर्स्ट पार्ट वी हैव डन इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट वी हैव डन स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, थर्ड पार्ट वी हैव डन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में दो सब डिविजन किया, ए शेड्यूल बनाया, बी ग्राफ। ए शेड्यूल बनाया, बी ग्राफ। ए शेड्यूल बनाया, बी ग्राफ और ग्राफ का एक्सप्लेनेशन। अभी कंप्लीट हुआ आपका थर्ड पार्ट ऑफ योर आंसर, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। अब इसके बाद क्वेश्चन में देखने का कि अजम्पशन बोला है या एक्सेप्शन बोला है। तो हम लोग देखते पहले अजम्पशन। फोर्थ पार्ट ऑफ आवर आंसर इज assumption of the law of DMU. We have total 8 points in assumption. Point number 1, rationality. Point number 2, cardinal measurement. Point number 3, homogeneity. Point number 4, continuity, reasonability, constancy, divisibility, single want. सबसे पहले पढ़ाता हूं assumption मतलब क्या। सर व्हाट डू यू मीन बाय assumption? वो जो अल्फ्रेड मार्शल के स्टेटमेंट में पहला लाइन लिखा था ना, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जो पहला लाइन लिखा हुआ था अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जो बाकी चीजों को कांस्टेंट रखने को बोल रहे हैं ना, वो ये 8 पॉइंट है जिसको वो कांस्टेंट रखने को बोल रहे हैं। दीज आर 8 पॉइंट्स जिसको वो कांस्टेंट रखने को बोल रहे हैं। Now let's make a discussion one by one on these points. Number 1, rationality. Number 1 is rationality. बहुत डिटेल डिस्कशन करूंगा बच्चों। अपनी नोटबुक में साइड में सीक्वल फॉलो करना बच्चों, आंसर शुड बी इन अ सीक्वेंस ओनली। आपने मेरे ख्याल से स्टेटमेंट तक लिखा, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है, वेयर यू हैव टू प्रिपेयर अ शेड्यूल। शेड्यूल के नीचे 2 लाइन, ग्राफ, ग्राफ के नीचे 2 पैराग्राफ था, बराबर। तो थोड़ा सा स्पेस खाली रख दो, या तो किधर रफ पेज में लिखो। रैशनैलिटी मतलब नॉर्मल बिहेवियर पर्सन। रैशनैलिटी मतलब नॉर्मल बिहेवियर पर्सन। वर्ड रैशनैलिटी का मीनिंग होता है नॉर्मल बिहेवियर पर्सन। सबसे पहला अजम्पशन बोलता है कि लॉ पढ़ते वक्त ये ध्यान में रखो कि जो सामने वाला कंज्यूमर होगा उसका बिहेवियर शुड बी नॉर्मल बिहेवियर। मीन्स इन अदर वर्ड्स आई वांट टू से द बिहेवियर शुड नॉट बी इरेशनल, एबनॉर्मल पर्सन नहीं होना चाहिए। चपाती, एज वी ऑल ऑफ यू नो सर, जब चपाती कंज्यूम करते हैं तो उसको पीसेस करके कंज्यूम करते हैं। अभी पूरा का पूरा चपाती मैं एक साथ मुंह में डाल देगा ऐसा फोल्ड करके, अरे वो कैसा कंजम्पशन हुआ? दैट डजंट इंडिकेट्स द बिहेवियर ऑफ रैशनल पर्सन। रैशनल पर्सन पर ही लॉ एप्लीकेबल हो सकता है, इररेशनल पर्सन पे यानी एक एबनॉर्मल पर्सन पे, एक पागल इंसान पे लॉ ऑफ डीएमयू कभी काम नहीं कर सकता है बच्चों। पॉइंट नंबर 1 सेज दैट कि सामने वाला इंसान रैशनल होना जरूरी है। रैशनल वर्ड मीन्स नॉर्मल बिहेवियर पर्सन। क्लियर? देखो क्या लिखा, रैशनैलिटी, टेक्स्ट बुक का स्कैन किया हुआ कॉपी आपके सामने है। व्हाट पैराग्राफ दे हैव गिवन अबाउट रैशनैलिटी? कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू बी रैशनल। आप चाहिए तो आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो नॉर्मल बिहेवियर पर्सन। इट मीन्स दैट हिज बिहेवियर इज नॉर्मल एंड ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। बराबर है, हर कंज्यूमर चाहता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, यही एक रैशनल पर्सन का बिहेवियर होता है। ठीक है, बस 2 ही सेंटेंस बनता है बच्चों, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, कार्डिनल मीन्स न्यूमेरिकल, नंबर में मेजरमेंट होना चाहिए।
आपको याद होगा यूटिलिटी का एक पॉइंट था, यूटिलिटी इज इमेजरेबल। यूटिलिटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते बच्चों, यूटिलिटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ने हमको जबरदस्ती करवाया। अरे पहला चपाती से 10, दूसरा चपाती से 8, तीसरा चपाती से 6, तो जबरदस्ती कर रहा है, इसीलिए वो अजम्पशन में लिख रहा है कार्डिनल मेजरमेंट। क्या लिखा है देखो इधर, the law assumes that utility can be cardinally मतलब numerically measured, hence mathematical operations are easily possible to know and compare utility derived from each unit of commodity। क्यों करवाया जबरदस्ती उसने, क्योंकि हम लोग मेजरमेंट कर सकते, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते विद द हेल्प ऑफ कार्डिनल मेजरमेंट। इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 2 भी खत्म। रैशनैलिटी समझ में आया? रैशनैलिटी बोलो तो क्या याद रखोगे बच्चों? नॉर्मल बिहेवियर। कार्डिनल मेजरमेंट बोलो तो क्या याद रखोगे बच्चों? कार्डिनल मेजरमेंट बोलो तो क्या याद रखोगे? न्यूमेरिकल मेजरमेंट। चलो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 बोलता है होमोजिनिटी। होमोजिनिटी बच्चों, होमोजिनिटी को दूसरा नाम है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मतलब आइडेंटिकल, और एक वर्ड लिख के लेना, आइडेंटिकल। यूनिफॉर्मिटी वर्ड कहां से आया मालूम है? आपके स्कूल में हम लोग यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं? जो ड्रेस वियर करते हो, जो शर्ट पैंट बच्चे स्कूल में पहनते हैं, उसको यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं बच्चों? उसको यूनिफॉर्म इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो आइडेंटिकल है, सेम कलर। जो ड्रेसिंग होता है स्कूल स्टूडेंट्स का, वो सबके लिए कॉमन है, आइडेंटिकल है, इसलिए दैट वर्ड केम यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मींस आइडेंटिकल, यूनिफॉर्म मींस आइडेंटिकल। नाउ कम टू अवर लॉ। लॉ में होमोजेनिटी वर्ड क्यों आया, आइडेंटिकल वर्ड क्यों आया? Alfred Marshall says that the units which consumer will consume in successive part, all units should be homogeneous, that means identical in its shape, color, taste। चलो मान लो if I am consuming चपातीस, मैंने आपको पहला चपाती बना के दिया बहुत मोटा और बहुत बड़ा, और दूसरा चपाती मैंने बहुत छोटा बना के दिया, एकदम पतला सा छोटा बना के दिया। अगेन मैं एग्जांपल को रिवर्स करता हूं, मान लो पहला चपाती मैंने बहुत छोटा बना के दिया, बहुत छोटा और बहुत पतला, तो आप उसको एक ही स्लाइस में खत्म कर दिए। और दूसरा चपाती काफी बड़ा बनवाया, एकदम मोटा, तो बच्चों क्या होगा मालूम है सर? एकदम उल्टा हो जाएगा, एक अगेंस्ट लॉ ऑफ डीएमयू चला जाएगा। पहले चपाती बहुत छोटा था सर, कुछ मजा आया नहीं मेरे को, ज्यादा मजा मेरे को सेकंड चपाती से आया। तो दिस इंडिकेट्स दैट कि आपका लॉ काम नहीं कर रहा है सर, जबकि आपका लॉ क्या बोलता है? पहले से ज्यादा, दूसरे से कम, तीसरे से उससे कम, और कम और कम, ऐसा होना चाहिए। बट ये कब पॉसिबल है? व्हेन ऑल यूनिट्स आर होमोजीनियस, मींस आइडेंटिकल। इसलिए मार्शल बोलता है कि कीप अजम्पशन इन योर माइंड दैट ऑल कमोडिटीज कंज्यूम्ड शुड बी होमोजीनियस। ठीक है, चलो देखते क्या लिखा है बच्चों। All units of a commodity consumed are exactly homogeneous or identical in size, shape, color, taste, etc. है ना सिंपल लाइन बच्चों? All units of commodity consumed are exactly homogeneous or identical in size, shape, color, taste, etc. That's it. यहां पर आके कंप्लीट हो जाता है आपका होमोजेनिटी पॉइंट। आप चाहिए तो एग्जाम्पल भी बना सकते हो कि मैंने मैंगो कंज्यूम करने दिया, फर्स्ट मैंगो बहुत खट्टा था, सेकंड वाला स्वीट था, तो पहले मैंगो से यूटिलिटी नहीं मिला, सेकंड मैंगो से यूटिलिटी मिला, मतलब लॉ काम नहीं करेगा। देयरफॉर मार्शल सेड दैट कि ऑल यूनिट कंज्यूम शुड बी होमोजेनियस। ऐसा बहुत बड़ा डिटेल आंसर्स भी होता है कहीं पर, बट आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना ही दिया, बस इतना ही लिखने का। इज इट क्लियर? तो वी मेड डिस्कशन अबाउट 3 पॉइंट्स। चलो एक और एक पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ, फोर्थ
फोर्थ पॉइंट बोलता है कंटिन्यूटी। बच्चों कंटिन्यूटी मतलब वो जो सक्सेसिव के बारे में मैंने बताया ना आपको, बस उसी को कंटिन्यूटी बोलता है। मार्शल सेज दैट whatever units you are consuming, it should be consumed in a successive unit without having any gap, without having any gap. मान लो अगर मैं एक चपाती कंज्यूम करता हूं मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून में और एक रात को, तो सर तीनों का यूटिलिटी सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सिंस आई गॉट अ गैप, मुझे बीच में गैप मिला, उस गैप की वजह से क्या हो रहा है मालूम है, यूटिलिटी इक्वल हो जाता है। कभी मुझे यूटिलिटी कम होता हुआ दिखाई देगा when all units are consumed in continuous series without having any gap। चलो देखते हैं कंटिन्यूटी में क्या लिखा है, समझाता हूं मैं कंटिन्यूटी आपको। क्या बोलता है देखो कंटिन्यूटी, all units of commodity are consumed in a quick succession। quick succession बोले तो फटाफट, लागोपाठ, without having any gap। आगे लिखा भी है without any lapse of time, मतलब गैप ऑफ टाइम, lapse means गैप ऑफ टाइम, बस इतना ही लिखा हुआ बच्चों। अगर गैप आया, आप चाहिए तो आगे लाइन बढ़ा सकते हो, अगर गैप आया तो यूटिलिटी ऑफ ऑल कमोडिटी विल गोइंग टू रिमेन सेम, तो देयरफॉर लॉ विल नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल। ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, बट इन्होंने क्या किया, एकदम पॉइंट टू पॉइंट लाइन लिखा कि ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड इन ए क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। रीजनेबिलिटी, बच्चों जो भी कमोडिटी कंज्यूम करते हैं इट शुड बी इन अ रीजनेबल साइज। जो भी कमोडिटी कंज्यूम करते हो इट शुड बी एट अ रीजनेबल साइज। मैं एग्जांपल लेता हूं, इफ वी आर कंज्यूमिंग वाटर, अगर मैं बोलूं कि मुझे पानी पीना है, तो डेफिनेटली समवन विल गोइंग टू सर्व मी वाटर थ्रू ग्लास ओनली, और आजकल बॉटल सिस्टम है सर, बॉटल में देंगे। अगर मान लो मुझे कोई पानी दे रहा है चम्मच से या बकेट से, तो बच्चों चम्मच से पानी कंज्यूम करना, बकेट से पानी कंज्यूम करना, दिस इज नॉट अ रीजनेबल साइज। रीजनेबिलिटी का मतलब एक स्टैंडर्ड साइज होता है। ये असम्पशन कहता है कि कमोडिटी विच वी आर कंज्यूमिंग इट शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड साइज। जो कंज्यूम करने के लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। चलो देखते क्या लिखा है। All units of commodity consumed are of reasonable size. They are neither too big nor too small. मैं पानी कंज्यूम करना चाहता हूं, आप चम्मच में दे रहे हो तो ये टू स्मॉल हुआ, बकेट में पीने को दे रहे हो तो टू लार्ज हुआ। एकदम स्टैंडर्ड साइज का होना चाहिए बच्चों, शुड नॉट बी टू बिग और टू स्मॉल। क्लियर? नेक्स्ट, कॉन्स्टेंसी। बच्चों कॉन्स्टेंसी पॉइंट का मतलब होता है कि कंज्यूमर का जो टेस्ट है, कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है, कंज्यूमर का इनकम है, वो कांस्टेंट होना चाहिए। मैंने पहले चपाती खाया, उसके बाद बोलता है चपाती नहीं, अभी नान मंगाओ, पाव मंगाओ। सर दूसरे टाइप का, अलग अलग टाइप का रोटी मंगाओ, मैं खाना चाहता हूं। तो आप टेस्ट बदल रहे हो, आप टेस्ट बदल दोगे तो हम यूटिलिटी मेजर नहीं कर पाएंगे। देयर शुड बी कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी में देखो क्या लिखा है बच्चों, all the related factors like income। आपका इनकम नहीं बदलना चाहिए। अगर इनकम बदल गया तो चपाती के बाद में डायरेक्ट बोलेगा अभी केक मंगा, केक खाएगा मैं। ये तो ऐसा हुआ ना सर, इनकम बढ़ गया इसके लिए आप अपना प्रेफरेंस चेंज कर रहे हो। उनका बोलना ऐसा है कि जब मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, तो ये फैक्टर्स कांस्टेंट होने चाहिए। कांस्टेंट बोले तो स्थिर, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। देखो क्या कौन से फैक्टर, इनकम, टेस्ट, हैबिट, choice, likes, dislikes of a consumer should remain constant. Marginal utility of money is also assumed to be constant. MU of money भी constant होता है बच्चों, ये भी assumption है। Actually money का MU कभी constant नहीं हो सकता। ये लाइन बहुत एक ही वर्ड है बच्चों, वो एक ही लाइन है, but indicates much more things। ऑब्जेक्टिव्स में आता है, सुनना जरा अच्छे से मैं क्या बोलता हूँ। मान लो अगर आपको किसी ने 100 रुपए दिए, आप खुश हो जाओगे, वाह अच्छा मिला सर, आज 100 रुपीज मिला घर से। अगर आपके पेरेंट्स ने दूसरे दिन आपको 200 रुपए दिए खर्चे के लिए, आप और खुश हो जाओगे, वाह मजा आ गया। फिर 500 मिला, 1000 मिला, 1500 मिला, 2000 मिला, 5000 मिला, 10,000 मिला। जैसे यूनिट ऑफ स्टॉक ऑफ मनी आपके पास बढ़ रहा है ना,
आपका एमयू कम नहीं हो रहा है, आपका यूटिलिटी कम नहीं हो रहा है, ऑन द कॉन्ट्ररी आपका यूटिलिटी बढ़ते और मिलना चाहिए सर, और मिलना चाहिए। मनी के मामले में मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी डिमिनिश नहीं होता, कभी भी डिक्रीज नहीं होता। फिर भी अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला, डिक्रीज नहीं होता ना, तो एटलीस्ट assume it as कि mu of money will going to remain constant। तो याद रखना, mu of money, marginal utility of money is also assumed to be constant। इसको एक अलग पॉइंट भी बनाते हैं, कोई कोई टेक्स्ट बुक में mu of money is constant ऐसा अलग से पॉइंट बना देते हैं वो लोग, बट here they are given in constancy only। ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट, we have done point number 6। 7th पॉइंट पे आते हैं बच्चों, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है the commodity on which we are applying these examples of DMU। DMU का जो मैं लॉ का जिस एग्जाम्पल पे, जिस कमोडिटी पे मैं अप्लाई कर रहा हूं ना, that all commodities should be divisible commodities। सर आप चपाती पे एग्जाम्पल है, तो चपाती को मैं पार्ट पार्ट करके कंज्यूम कर सकता हूं। सर यू हैव गिवन एग्जाम्पल्स ऑफ एप्पल, तो मैं एप्पल को कट करके कंज्यूम कर सकता हूं, बट आई कांट अप्लाई दिस एग्जाम्पल ऑन परचेजिंग मोटर बाइक, मोटर कार। देखो कंज्यूमर, हाँ एक बात और, अगर कोई बच्चे ऐसे एजम्पशन में कि सर आप जो भी एग्जांपल दिए खाने का ही दे रहे हो, बच्चों इट्स नॉट नेसेसरी दिस एग्जांपल्स शुड बी ऑफ ईटेबल, ऑन ईटेबल आइटम्स ओनली। मैं कोई दूसरे चीज का भी एग्जांपल्स अगर ले लूं, मैं मोटर बाइक का एग्जांपल ले रहा हूं, एक बाइक खरीदा, दूसरा बाइक खरीदा, तीसरा बाइक खरीदा, मोटर कार खरीदा, एक कार खरीदा, दूसरा कार खरीदा, ऐसे भी एग्जाम्पल अप्लाई कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी इट शुड बी ऑन ईटेबल आइटम। वो क्या है, अच्छे से समझ में आता है, therefore we used to consider examples of apple, chapatis, ऐसे एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन उनका बोलना ऐसा है कि जो गुड्स डिविजिबल है, डिविजिबल इन द सेंस मैं उसको डिवाइड कर सकता हूं, आधा आधा करके कंज्यूम कर सकता हूं, ऑन दैट कमोडिटी ओनली लॉ विल गोइंग टू बी एप्लीकेबल। क्लियर बोलता है डिविजिबिलिटी होना चाहिए, मतलब ऑन इनडिविजिबल गुड्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। क्या लिखा देखते हैं, divisibility। Law assumes that commodity consumed by the consumer is divisible so that it can be acquired in small quantities, ताकि उसको छोटे क्वांटिटी में हम लोग एक्वायर कर सकते हैं। एक्वायर्ड बोलो तो आप उसको खरीद सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, ऐसा उसका मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, सिंगल वांट। हाँ, इन लास्ट लेक्चर I made discussion on, sir आपने बोला कि in example you have considered only consumption of chapatis, but reality में ऐसा होता है क्या बच्चों, ओनली चपाती में कंज्यूम करेगा क्या? सर साथ में सब्जी होगी, फॉर टेस्ट पर्पस अचार होगा, पापड़ होगा, सर चटनी होगा। ओनली सिंगल कमोडिटी कंजम्पशन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। रियलिटी में सिंगल कंजम्पशन पॉसिबल नहीं है बच्चों, साथ में कोई ना कोई दूसरे कमोडिटी का कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंटली डिमांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। बट ये लॉ ऑफ डीएमयू बड़ा जिद्दी है, अजम्पशन बोलता है कि इसमें ये लॉ ऑफ डीएमयू इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वी आर कंज्यूमिंग सिंगल कमोडिटी एंड इट सैटिस्फाइंग योर सिंगल वांट। क्या लिखा है देखो, अ गिवन कमोडिटी can satisfy single want of a person. The law assumes an experience of a single want which is completely satiable। satiable बोलो तो satisfy करता है at a given point of time। single want, a single want, एक ही want satisfy करता है, एक साथ दो दो want satisfy करने वाली चीजों पर law applicable नहीं होता। okay बच्चों, we have total 8 points, these 8 exceptions to the law of DMU। exceptions to the law of DMU। first of all let's try to understand the meaning of exception। सर ये exception होता क्या है, exception होता क्या है? तो आंसर इज दैट point where law is not applicable। एक्सेप्शंस का मीनिंग क्या है, एक्सेप्शंस का मीनिंग क्या होता है? तो पहले मीनिंग समझ लो। एक्सेप्शन का मतलब अगर लॉ का रूल
कहीं पर एप्लीकेबल नहीं होता है ना, उस पॉइंट को हम लोग एक्सेप्शंस कहते हैं. What law says? As unit of consumption increases, as unit of consumption increases, the additional benefit which a consumer derives, that benefit utility slowly diminishes. धीरे धीरे diminish होता है. This is a sentence given by Alfred Marshall on law of DMU. But exception means ऐसे points जहां पर मैं कंजम्पशन पर कंजम्पशन किए जा रहा हूं, लेकिन बेनिफिट कम नहीं हो रहा है, बेनिफिट कम होने के बदले बढ़ रहा है. ऐसे पॉइंट्स को एक्सेप्शंस कहते हैं बच्चों, ऐसे पॉइंट्स को एक्सेप्शंस कहते हैं. चलो देखते हैं ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो एक्सेप्शंस के एक्सेप्शंस. पहले एक्सेप्शंस के पॉइंट रख देता हूं आपके सामने, फिर एक एक करके डिस्कशन करते हैं. हॉबीज, miser, addictions, power, money. Five exceptions are there. 5 exceptions है लॉ ऑफ डीएमयू को. हॉबीज, उसको माइजर कहते हैं, कोई मीजर कहते हैं. एडिक्शंस, पावर, मनी. क्यों एक्सेप्शंस है? लेट्स मेक अ डिस्कशन वन बाय वन. क्यों एक्सेप्शन है? पहले मैं हॉबीज में आता हूं. आई होप जितने स्टूडेंट्स है सबको कोई ना कोई हॉबी होगा बच्चों. अभी मैं पूछूं तो आजकल के बच्चे ऐसे आंसर देते हैं, सर मेरे को टिकटॉक देखना ये हॉबी बन गया, सर फेसबुक पे एक एक घंटा स्पेंड करना वो हॉबी बन गया. पहले हम लोग हॉबी मतलब क्या बोलते थे मालूम है? ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, बुक को रीडिंग करना, कॉइन्स कलेक्शन करना, ओल्ड करेंसीज कलेक्ट करना, या जो एंटिक्स चीजें हैं. एंटिक्स, एंटिक वर्ड का मतलब होता है जो रेयरली अवेलेबल होता है, उन चीजों का कलेक्शन करना, इनको हॉबीज बोला जाता है. बट आजकल के बच्चे ऐसे टाइप के हॉबीज रखते नहीं है. तो चलो मैं पेंटिंग को अपना हॉबी समझ लेता हूँ, ड्राइंग को हॉबी समझ लेता हूँ, और उसके हिसाब से बात करता हूँ आपके साथ. I will try to explain you why hobbies are exceptions to law of DMU. आपने हमको लॉ ऑफ डीएमयू में क्या पढ़ाया सर? जैसे जैसे यूनिट ऑफ कंजम्पशन बढ़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी यानी बेनिफिट स्लोली स्लोली क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. बट इन केस ऑफ हॉबीज, इन केस ऑफ हॉबीज मैं एग्जांपल लेता हूं. कलेक्शंस ऑफ कॉइन्स, ओल्ड कॉइन्स जमा करना. चलो मैं मान लेता हूं मेरे पास एक कॉइन मिला, तो मेरा सेटिस्फेक्शन क्या होगा? अरे यार अच्छा लगा. आज ही के दिन दूसरा कॉइन मिल गया तो मैं और खुश हो जाऊंगा. एक्चुअली सेटिस्फेक्शन मतलब पेट भरना नहीं होता, सेटिस्फेक्शन अपना रियलाइजेशन भी होता है. सर और कॉइन मिले, और नोट मिले, और करेंसी मिले, बहुत मिलते जा रहा है मुझे, कमोडिटीज मेरे पास आते जा रहा है, स्टॉक बढ़ते जा रहा है, स्टॉक बढ़ते जा रहा है. तो मेरा बेनिफिट जो है ना, मेरा सेटिस्फेक्शन जो है ना, मेरा यूटिलिटी जो है ना, वो कम नहीं हो रहा है. ऑन एवरी यूनिट मेरे बेनिफिट्स क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं. तो इसका मतलब लॉ ऑफ डीएमयू इज नॉट एप्लीकेबल हियर. लॉ ऑफ डीएमयू इधर काम नहीं कर रहा. हाँ ये बात अलग है सर, आपके अजम्पशन का एक पॉइंट इधर काम नहीं करता है, वो है होमोजिनिटी. मान लो अगर मैं सेम कॉइन और सेम करेंसी नोट आपको देता रहो, ले ले ले, तो मजा नहीं आएगा. आपका बेनिफिट कब बढ़ेगा? जब आपको अलग अलग डिफरेंट कॉइन मिलेगा. भले एक्सेप्शन है, ध्यान देना, हर एक्सेप्शन को एक अजम्पशन का पॉइंट वॉइड करता होगा. वॉइड वर्ड का मतलब होता है एप्लीकेबल नहीं होगा. हॉबीज में क्या लिखा हुआ मैं आपके सामने पढ़ता हूं, जरा ध्यान देना. हॉबीज, in certain hobbies like collection of various stamps and coins, rare paintings, music, reading, etc. Law does not hold true. इधर लॉ काम नहीं करता है.
एवरी एडिशनल इंक्रीज इन द स्टॉक गिव्स मोर प्लेजर। सही बात है सर। स्टैम्प मिला, कॉइन मिला, पेंटिंग मिला, ड्राइंग मिला। अगर मेरा हैबिट ड्राइंग का है, रीडिंग का है, पेंटिंग का है, तो मेरा every additional process or stock will give me more and more pleasure। आगे लिखा, this increases marginal utility, however this violates वर्ड का मतलब does not considers। साइड में लिख के लेना किधर, तो violates वर्ड का मतलब does not considers, या तो not applicable भी लिख सकते हो। violates वर्ड का मतलब साइड में लिख के लेना does not considers, नहीं तो बाद में सोचते रह जाओगे violate वर्ड का मीनिंग क्या है। This violates the assumption of homogeneity and continuity। सही बात है ना, मेरे को लगातार थोड़ी स्टैम्प मिल रहा है, आज एक स्टैम्प मिला, कल एक स्टैम्प मिला, परसों एक स्टैम्प मिला, तो इसमें गैप आ रहा है, कंटिन्यूटी नहीं है, होमोजेनिटी भी नहीं है। अजम्पशन के 2 पॉइंट यहाँ पर एप्लीकेबल होते नहीं है, याद रखना। लास्ट में ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है कि इस एक्सेप्शन में कौन सा पॉइंट वायलेट होता है अजम्पशन का। तो होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी वायलेट करता है इस एक्सेप्शन। इज इट क्लियर? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। समझ में आया बच्चों आपको? हमने हमारे पहले एक्सेप्शन पे डिस्कशन किया, हॉबीज। चलो नंबर 2 पे आओ, माइसर। बच्चों माइसर मतलब वो जो कंजूस लोग होते हैं ना, उनको कहते हैं, जो कोई भी अमाउंट स्पेंड करने से पहले 100 बार सोचते हैं और हर बार कोशिश करते हैं कि बगैर पैसे खर्च किए कोई बेनिफिट मिलेगा क्या, फोकट में बेनिफिट मिलेगा क्या, कम पैसे खर्च करने पे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा क्या। दिस इज अ नेचुरल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। सब लोग बचत करते हैं, लेकिन जो हद से ज्यादा बचत करते हैं ना, जो हद से ज्यादा बचत करते हैं ना सर, भगवान के सामने अगरबत्ती जलाते हैं, फिर उसको साइड में जाके बुझा के वापस रख देते, कल वापस मैं उस अगरबत्ती को जलाऊंगा। तो ये तो हद हो गई ना सर। ऐसे टाइप के माइजर नहीं चाहिए हमको। माइजर वर्ड का मतलब एकदम कंजूस सर, एकदम कंजूस, वही है समझो। मैं नॉर्मल बिहेवियर की बात नहीं कर रहा हूं। माइजर एक टाइप का एबनॉर्मल पर्सन हो गया, इरेशनल पर्सन हो गया। क्लियर? अब व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज रेज्ड इन एक्सेप्शन। सर ये माइजर वाला पॉइंट इधर एक्सेप्शन में क्यों लाया? तो जवाब है, आप किसी भी माइजर पर्सन को स्टॉक देते जाओ ना, यूनिट देते जाओ ना, ए रख, दूसरा रख, तीसरा रख, चौथा रख, जितना एडिशनल आप स्टॉक उसको दोगे उसका यूटिलिटी उतना बढ़ता जाएगा, कभी कम नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। हम बोलते हैं ना सर उसको कितना भी खाने को दो, बुक्कड़ आदमी है, कभी बोलेगा नहीं पेट भर गया बोल के। ऐसे लोगों को हम माइजर बोल सकते हैं, और ऐसे लोगों के केस में लॉ ऑफ डीएमयू इज नॉट एप्लीकेबल, वो एक्सेप्शंस बनता है बच्चों। हाँ ये बात अलग है, अजम्पशन का एक पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होता है, वो है रैशनैलिटी। ऐसे इंसान क्वालिटी ऑफ रैशनैलिटी, इसीलिए इनके पैराग्राफ में लास्ट में लिखा होगा कि however this violates the assumption of rationality। चलो देखते क्या लिखा है माइजर में। सबको माइजर का मीनिंग पता चल गया? किधर भी साइड में लिख के लेना, माइजर बोलो तो कंजूस। ओके, तो फिर बाद में ये नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए। क्या लिखा है देखो, इन केस ऑफ माइजर every additional rupee gives him more and more satisfaction। Marginal utility of money tends to increase with an increase in his stock of money। कभी एमयू डिमिनिश नहीं होता है उनके केस में। हाँ आगे क्या लिखा पढ़ना, however this situation ignores, violates, इग्नोर बोलो तो violates the assumption of rationality। मैंने बोला था ऐसे लोग नॉर्मल पर्सन नहीं होते, इरेशनल होते हैं। हम लोग बोलते हैं यार ये तो आदमी हद कर देता है, मतलब कॉमन मैन नहीं है वो, इसीलिए रैशनैलिटी का पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होता है। जबकि अजम्पशन में बोला था पर्सन शुड बी रैशनल, उसका नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए। ओके, वी हैव कंप्लीटेड 2 एक्सेप्शंस, हॉबीज एंड माइसर। एडिक्शंस, बच्चों एडिक्शंस मतलब यहां पर कैसे मालूम है? मैं एग्जांपल लेता हूं ड्रंकार्ड का। ड्रंकार्ड किसको कहते हैं? ड्रंकार्ड्स जो पूरी तरीके से टुल रहते हैं, जिनको हम लोग हमारे घाटी लैंग्वेज में बेवड़ा कहते हैं, वो एडिक्शन। सर जो चेन स्मोकर्स है, जिनको स्मोकिंग करने का हैबिट है, वो एडिक्शन है। सर जो तंबाकू खाने का हैबिट है, वो एडिक्शन है। उसके बारे में बात करते हैं अभी।
लेट्स मेक अ डिस्कशन ऑन लीकर, ड्रंकार्ड के बारे में डिस्कशन करता हूँ. इवन इट कंसिस्ट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ स्मोकिंग एंड ईटिंग टोबैको आल्सो. मैं एक एग्जांपल लेके डिस्कशन करता हूँ अबाउट अ ड्रंकार्ड. बच्चों, अगर किसी ड्रंकार्ड को एक पेग बनाकर, पेग समझ में आता है आप सबको, एक ग्लास में थोड़ा सा लीकर, पानी या सोडा, उसका कॉम्बिनेशन बना के दोगे ना, तो वो एक पेग कहलाता है. जैसे अगर आप किसी भी ड्रंकार्ड को, अभी मेरे को बहुत फॉर्मेलिटी के लिए ड्रंकार्ड बोलना पड़ रहा है, नहीं तो अपने घाटी लैंग्वेज में अपन उसको सर बेवड़ा ही बोलते हैं. जैसे ही आप उसको फर्स्ट पेग ऑफर करोगे ना, तो पीगा, बोलेगा हाँ यूटिलिटी मिला. सेकंड ऑफर करो, यूटिलिटी मिला. थर्ड ऑफर करो, यूटिलिटी मिला. फोर्थ ऑफर करो, यूटिलिटी मिला. और उसको आप एक चीज ऑब्जर्व करना, नॉर्मली पीपल यूज टू कंज्यूम लीकर फॉर गेटिंग इंटॉक्सिकेशन. मेरे वर्ड पे ध्यान देना. नॉर्मली पीपल आर कंज्यूमिंग लीकर फॉर गेटिंग इंटॉक्सिकेशन, उसका मतलब नशा के लिए करते. तो सर जब मैंने उसको 4 पेग ऑफर किया, तो जो फोर्थ वाला पेग का उसका जो बेनिफिट होगा ना, यूटिलिटी होगा ना, वो पहले दूसरे तीसरे से ज्यादा होगा बच्चों. व्हाई इट हैपेंड? बिकॉज इन केस ऑफ लीकर द लॉ ऑफ डीएमयू इज नॉट एप्लीकेबल. आप उसको देते जाना, वो लेता जाएगा, पीता जाएगा. पहले वो एकदम गरीब दिखेगा, फिर आप उसको देखना 4-5 पैक चढ़ाने के बाद राजा बन जाएगा. वो सबको प्रवचन देने लगेगा. पहले हो सकता है वो आम आदमी हो, फर्स्ट पैक पे 4-5 पैक चढ़ा दिया, उसके बाद वो आसाराम जी बापू भी बन सकता है, रामदेव बाबा भी बन सकता है, कुछ भी करके दिखा सकता है. जो आदमी कभी सच नहीं बोलता है, आप 4-5 पैक चढ़ा दो, सच बोलना शुरू कर देगा वो. मतलब ये हुआ सर, इंटॉक्सिकेशन इंक्रीजेस ऑन एवरी एडिशनल पैक. जबकि लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोला था हमको? लॉ ऑफ डीएमयू बोलता था कि एडिशनल कंजम्पशन विल गिव यू लेस एंड लेस यूटिलिटी, बट इन केस ऑफ एडिक्शन वी आर नॉट ऑब्जर्विंग दिस थिंग. देयरफॉर दिस एडिक्शन पॉइंट, बच्चों एडिक्शन को ना ड्रंकार्ड लिख के लेना बाजू में, तो आपको अच्छे से याद रहेगा. एडिक्शन आप अपने नोटबुक में जैसे लिख के लोगे ना पॉइंट, तो बाजू में ड्रंकार्ड लिख के लेना. मैं सिर्फ ड्रंकार्ड का एग्जांपल बोलो तो ड्रंकार्ड के बारे में ही अच्छे से लिख सकते हो आप एग्जांपल बना के. Every additional peg to drunkard gives him more and more utility compared to earlier. Is it clear? हाँ सर, assumption का कोई पॉइंट वायलेट होता है क्या? तो मैं बोलूंगा यस, क्योंकि वो पर्सन इरेशनल होता है. वो नॉर्मल इंसान नहीं रहता है, वो इस ब्रह्मांड का रहता ही नहीं है, दूसरे ब्रह्मांड में चला जाता है. जब उसका एडिशनल पैक बढ़ता जाएगा, होश नहीं होता है सर. उसके अजम्पशन का एक पॉइंट वायलेट होता है, उसको रैशनैलिटी कहते हैं, क्योंकि वो पर्सन इरैशनल हो जाता है. ठीक है, चलो देखते हैं एडिक्शन में क्या लिखा बच्चों. इट इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ ड्रंकार्ड. चलो वही वाला एग्जांपल दिया इन लोगों ने. द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन इंक्रीजेस. इंटॉक्सिकेशन बोलो तो मैंने नशा बोला. जो वर्ड बच्चों आपके लिए न्यू लगता है और आपको ऐसा लगता है ना यार ये वर्ड मैंने पहली बार सुना, तो तुरंत साइड में नोटबुक में लिख के लो, और जो मीनिंग बोल रहा है वो साइड में लिख के लेना, भले वो कैसा भी वर्ड हो. किसी को ड्रंकार्ड भी नहीं मालूम था, सर आज मालूम पड़ा ड्रंकार्ड बेवड़े को बोलते हैं क्या, तो लिख लो साइड में. बिकॉज जब आप लोग ये सेंटेंसेस पढ़ोगे तो आई डोंट वांट दैट यू शुड फेस एनी प्रॉब्लम विद दिस. ठीक है, तो सेंटेंस फिर से पढ़ता हूं. इट इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ ड्रंकार्ड दैट लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन इंक्रीजेस विथ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लीकर कंज्यूम. लीकर बोले तो दारू. जितना लीकर कंज्यूम करेगा उसका इंटॉक्सिकेशन लेवल इंक्रीज होगा. सो MU received by drunkard may increase. Actually, it is only an illusion. This condition is similar to almost all addictions. All addictions बोले तो सिगरेट पीने वालों के केस में भी ऐसा ही रहता है, तंबाकू खाने वालों के केस में भी ऐसा ही रहता है. इवन एडिक्शन के केस में चाय पीने वाले भी आते हैं बच्चों. चाय पीना ये भी एक एडिक्शन है, ये भी एक नशा है. कुछ लोगों को हर एक आधे घंटे में 1 घंटे में चाय लगता है. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एडिक्शन. चाय हानिकारक है, ये बात याद रखना. दिन में 2 बार ठीक है. कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग में मैं भी आता हूँ बच्चों. मैं तो घर में हूँ इसीलिए दिन में 2 ही बार चाय मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है मुझे. लेकिन क्लास में रहेगा तो किसका नहीं सुनता हूँ मैं. जितनी बार वो चाय वाला उधर से गुजरता है उतनी बार चाय दे के जाता है. कभी कभी 1 घंटे में 2-3 चाय हो जाता है, तो पूरे दिन में 8-9-10 चाय हो जाता है.
तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एडिक्शन, बिकॉज एवरी कंजम्पशन ऑफ दैट टी गिव्स मी एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि चाय पीगा तो मेरे में एनर्जी आएगा, मैं काम कर पाएगा बोल के। एवरी एडिशनल टी गिव्स मी मोर एंड मोर एनर्जी, ऐसा मुझे लगता है। आगे क्या लिखा है देखो, however this violates the assumption of rationality। ये बात अलग है, मैं रैशनल रहता हूँ, वो ड्रंकर्ड पे रूल एप्लीकेबल नहीं। फिर आप बोलोगे सर आप भी चाय पी के नशे में चले जाते हो क्या? नहीं बच्चों, दिस पॉइंट क्या लिखा है, violates the assumption of rationality। आफ्टर कंजम्पशन ऑफ लीकर आदमी नॉर्मल पर्सन नहीं रहता। क्लियर? सबको एडिक्शन समझ में आ गया? एडिक्शन के बाजू में ड्रंकर्ड लिख के लेना बच्चों, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। I hope you all have understood point number 3 also. Now let's move towards point number 4. Point number 4 is power. Power. अब ये पावर क्या है? एक पर्सन को पावर कब मिलता है? नॉर्मली जो हॉस्पिटलाइज होते हैं, बीमार होते हैं ना, उनके केस में ये दिखता है बच्चों। जो हॉस्पिटलाइज होते हैं, जो बीमार होते हैं, अभी मान लो ब्रीथिंग करने को नहीं हो रहा है सर, सांस लेने को तकलीफ हो रहा है, तो हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। बहुत बुरी परिस्थिति होगा तो उसको वेंटिलेटर पे रख देते हैं सर हम लोग। तो इसका मतलब जितना पावर आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, उतना उसका यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है। जबकि लॉ ऑफ डीएमयू सेज दैट एज कंजम्पशन इंक्रीजेस बेनिफिट शुड गेट डिक्रीज। लेकिन पावर में ऐसा नहीं होता है, जितना आप उसको पावर प्रोवाइड करोगे बेनिफिट उतना ज्यादा होगा। लेकिन वो पर्सन इरेशनल होता है। अभी जैसे मैंने बोला सर वो आईसीयू में पड़ा हुआ है, तो वो रैशनल किधर हुआ बच्चों? तो इरेशनल पर्सन, वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल पर्सन है। उनके केस में ये पावर ऐसे काम करता है। ठीक है, तो पावर के केस में याद रखना बच्चों, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, ये सब पॉइंट याद रखना। बीमार लोग जिनको दवाई की जरूरत है, अगर दवाई नहीं मिला तो एकदम से बीमार पड़ जाएंगे, ऐसे लोगों के केस में ये पावर वाला पॉइंट एप्लीकेबल होता है, याद रख लेना। मैं पढ़ता उधर क्या लिखा है, दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ बिकॉज व्हेन अ पर्सन एक्वायर्स पावर, जब किसी इंसान को पावर मिलता है, his lust of power increases, मतलब उसको और पावर की जरूरत रहती है। he desires to have more and more of it, वो चाहता है कि और पावर मिले, और पावर मिले। however this again violates the rationality consumption, उसको रैशनैलिटी का प्रॉब्लम रहता है बच्चों। इवन स्पोर्ट्स में भी कुछ लोग ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। स्पोर्ट्स में कुछ एक्टिविटीज होता है बच्चों जो एक्चुअली इलीगल है, लॉ डजंट परमिट्स इट, बट कुछ स्पोर्ट्स पर्संस कुछ ड्रग्स कंज्यूम करते हैं टू गेट अ पावर। जितना वो ज्यादा ड्रग्स कंज्यूम करेंगे ना, उतना ज्यादा वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाते इवेंट में। लेकिन वो इंसान नॉर्मल नहीं होता, अगर बाद में चेकअप किया पता चला तो दैट इज एन इरेशनल पर्सन, तो उसको उस पर्टिकुलर इवेंट से इनवैलिड कर दिया जाता है। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड पावर, आपको पावर भी समझ में आ गया। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स फिफ्थ पॉइंट, मनी। मनी पे लॉ ऑफ डीएमयू कभी काम नहीं करता, सब लोग इस बात को मानते हैं बच्चों। मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था आपको, किसी ने आपको 100 रुपए दिया, आपने थैंक यू बोला, उसके बाद आपको सीधा 500 का नोट दिया, आपने बोला थैंक यू 2 बार। फिर आपको दिया 2000 का नोट, उसके बाद 5000, 10,000, फिर 20,000, 25,000। अरे सर आप बोल रहे हो कभी मिलेगा क्या हमको? खाली मजाक कर रहा हूं बच्चों, सोचने के लिए बोल रहा हूँ। वो सोचते कितना सेटिस्फेक्शन मिलता होगा, देखो ना आप, कितना आपके फेस पे स्माइल आ गया होगा, वाह सर आपने बोला, सच में अगर ऐसा होगा ना तो बहुत मजा आ जाएगा। आपको वो सोच ही इतना यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो रियलिटी में एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ मनी विल गिव यू मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन। सर कोई भी हो, इवन अर्नर, बिजनेसमैन जब कमाना शुरू करता है ना, पैसा आया पैसा आया पैसा आया, तो वो कभी ये नहीं बोलेगा। आज के तारीख में मुकेश अंबानी भी ये नहीं बोलता है कि बस मेरे पास बहुत पैसा हो गया, बहुत प्रॉपर्टी हो गया, मेरे साथ पूछते बैठ के खाएंगे तो मैं अर्निंग बंद कर दूं। यू वोंट बिलीव इट बच्चों, गल्फ कंट्रीज में जाके, दुबई में
एक कॉन्ट्रैक्ट किया वेयर ही स्पेंड नियर अबाउट 8,000 करोड़ फॉर दैट बिजनेस। जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी, फिर भी सर दुबई में जाकर इन्वेस्टमेंट किया। तो सोचो ना बच्चों, एक रिच से रिच पर्सन को भी कभी भी मनी से पेट नहीं भरता है। ही ऑलवेज वांट्स दैट कि और पैसा रहना चाहिए, और पैसा होना चाहिए। डीएमयू बोलता है यूटिलिटी कम होना चाहिए, बट मनी के केस में यूटिलिटी कम नहीं होता है, ऑन द कॉन्ट्री इंक्रीज होता है। इसलिए मनी को उन्होंने डाला है एक्सेप्शन। क्लियर? चलो देखो क्या लिखा। हाँ, एक्चुअली वो अजम्पशन में एक जगह उन्होंने लिखा था कि एमयू ऑफ मनी विल रिमेन कांस्टेंट, लेकिन इधर एक्सेप्शन में वो सच बात कर रहा है कि लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मनी। देखो क्या लिखा है, इट इज सेड दैट एमयू ऑफ मनी नेवर बिकम्स जीरो। सही बात है सर। आज के तारीख में मुकेश अंबानी ये नहीं बोलता है बस मैंने बहुत पैसा कमा लिया, अब मैं कमाई बंद कर दूंगा, आराम करूंगा। ऑन द कंट्री बच्चों, पर सेकंड उनका अर्निंग करोड़ ऑफ रुपीज होता है। उनका एमयू ऑफ मनी है कभी जीरो होने वाला नहीं, इवन अ कॉमन मैन का भी। आई एम नॉट सेइंग ओनली अबाउट अ रिच पीपल, आपके बारे में भी कहता हूँ, आपके फैमिली के बारे में भी कहता हूँ। आप भी जब फ्यूचर में जॉब पे जाओगे तो आपका 1 महीने का पगार आने के बाद आप ऐसा बैठ नहीं जाओगे, रुके अभी ये पगार खत्म होने दे, मैं आराम करता हूँ, इसका मजा करता हूँ, उसके बाद फिर अगले महीने जॉब पे जाऊंगा खत्म होने के बाद। ऐसा नहीं बच्चों, मनी के लिए यूटिलिटी कभी भी जीरो होना पॉसिबल नहीं। आगे क्या लिखा, इट इंक्रीजेस व्हेन स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस। एमयू बढ़ता है जब पैसा बढ़ता है। दिस इज बिकॉज मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज यूज्ड टू सेटिस्फाई वेरियस वांट्स। सही बात है सर, पैसा पैसा करती है, लोग पैसा पैसा करते हैं, क्यों? क्योंकि पैसा एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम उससे अपने कोई भी चीजें खरीद सकते हैं, कोई भी सुख सुविधा ला सकते हैं, इसीलिए लोग पैसे को कभी भी मना नहीं करते। आगे लिखा है, however according to some economists this law is applicable to money too. For example, marginal utility of money is more to a poor person than to a rich person. मैं आखिरी लाइन का मीनिंग समझाता हूं, ट्रू और फॉल्स में आता है। क्या लिखा है देखना, mu of money is more to a poor person than to a rich person. I will going to explain you this with an example. मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, सुनना। मान लो आपका कोई एक गरीब दोस्त है, गरीब दोस्त है, गरीब दोस्त है। आपने उसको ऑफर किया, बोला चल मैं आज तेरे को वड़ा पाव खिलाता हूं। तो वो कितना खुश होगा बेटा आपसे, बहुत खुश हो जाएगा आपसे, बोले यार बहुत अच्छा है यार, तू आज तेरा मूड बहुत अच्छा लग रहा है, चल खाएंगे, एकदम मजे से खाएंगे। बराबर? मतलब उस गरीब के लिए, उस गरीब के लिए पैसे की इंटेंसिटी, बेनिफिट ज्यादा है। पुअर के लिए मनी से मिलने वाला इंटेंसिटी हमेशा ज्यादा होता है। इसीलिए उन्होंने ऐसा लिखा है, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज मोर टू अ पुअर पर्सन। अब मैं एग्जांपल चेंज करता हूं। मान लो अगर आपका कोई दोस्त है करोड़पति, लखपति। सर करोड़पति लखपति दोस्त होना भी नसीब होता है, चलो मान लेता हूं है कोई करोड़पति दोस्त आपका, और आपने उसको बोल दिया चल मैं आज तेरे को वड़ा पाव खिलाता हूं। तो मुझे बताओ बच्चों, उसके फेस पे कितना हैप्पीनेस होगा। वो मान लो आपका ऑफर मान भी लिया, लेकिन वो उतना खुश होगा क्या जितना वो पुअर पर्सन, पुअर दोस्त खुश होने वाला था? नहीं, ये बोलेगा क्या वड़ा पाव खिलाता है बे? चल मैं तेरे को पिज्जा बर्गर खिला देता हूं, वड़ा पाव रख साइड में। तो दिस इंडिकेट्स दैट सर एक रिच पर्सन के लिए इंटेंसिटी ऑफ मनी जो होता है ना बहुत कम होता है। किसके लिए कम होता है? रिच पर्सन के, क्योंकि ऑलरेडी उनका मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई हो चुका रहता है। मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई हो चुका रहता है। ऐसे बड़ा पाव तो वो खा करके थक गए, अभी खाते भी नहीं, वो लोग उसको अनहाइजीनिक प्रोडक्ट्स बोलते होंगे। लेकिन एक गरीब दोस्त को जब मैंने बोला, कितना खुशी खुशी आया सर। मतलब उस गरीब के लिए इंटेंसिटी ज्यादा है, रिच के लिए कम है, इसीलिए एमयू इज मोर फॉर अ पुअर, लेस फॉर अ रिच पर्सन। लास्ट वाला लाइन याद रखना, ट्रू और फॉल्स में आएगा, पक्का आएगा, हर साल दिखता है, कभी कभी तो मल्टीपल चॉइस में भी आ जाता है। एमयू ऑफ मनी टू अ पुअर पर्सन इज ए डैश मोर, हाई बोलने का,
रिच पर्सन के लिए कम है। मेरा एग्जाम्पल याद रखना, कभी नहीं भूलोगे आप लोग। इज इट क्लियर? तो यहां पर आकर वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन which is explain the law of diminishing marginal utility with assumption or with exceptions.